नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बड़ी बहस के आज इस खास सेगमेंट में होगी बात मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। दरअसल चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। वही बीजेपी ने मिशन 2023 की मैदानी रणनीति बनाने से पहले विधायकों का फीडबैक लिया। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष पी डी शर्मा ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। बड़ी बात है कि बैठक में विधायकों से सवाल कॉमन थे। पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक की तैयारियों से जुड़े सवाल किए गए। वही अधिकतर विधायकों ने जवाब देने से पहले अपना दर्द बयां कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ग्वालियर चंबल संभाग के विधायकों ने कहा कि उन्हें अफसर तवज्जो नहीं देते। वही इस मुद्दे को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले सुनिए नेताओं ने क्या कुछ कहा है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो जन्म शताब्दी वर्ष संजय ठाकरे जी का इस वर्ष है और संगठन का पर्व मना रहे हैं, तो जन्म शताब्दी वर्ष में नीचे तक अपने संगठन काम के सुदृढ़ीकरण और विस्तार को लेकर एक व्यापक चर्चा, उसमें हमारे सभी सम्मानित विधायकों की भूमिका और इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र राज्य सरकारों की, उन योजनाओं का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हम किस प्रकार से कर पा रहे हैं और आगामी समय में इन योजनाओं को और बेहतर तरीके से हम कैसे नीचे ले जाने का प्रयास करें, इन सारे मुद्दों पर आज बड़ी गंभीरता से और लंबी चर्चा अपने सभी माननीय विधायकों के साथ हुई है। ये बता रहा है कि बीजेपी का हाईकमांड समझ रहा है कि स्थितियां कमजोर हैं और मुख्यमंत्री अगर मीटिंगों में भाग नहीं रहे तो उनको फीडबैक कैसे मिलेगा। और मुख्यमंत्री ये समझ रहे हैं कि सब चीज़ मेरे हाथ में है, तो कुल मिला के वहाँ ठीक नहीं चल रहा है। इसका प्रतीक इस सरकार रिपीट होगी या फिर काम से सरकार रिपीट होगी, ये बड़ा सवाल है। और हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ेगा जिससे हम जानेंगे कि आखिर आने वाले वक्त में बीजेपी क्या रणनीति बना रही है, कांग्रेस क्या रणनीति अपनाने वाली है और आखिर जनता किसे चुनने वाली है। संवाद के जरिए पॉलिटिकल ऑडिट कौन करने वाला है। 2023 की तैयारियों में अब बीजेपी कांग्रेस लगातार लगी हुई है, तैयारियां हो रही हैं। विशेष तौर पर तमाम बयानबाजियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। कभी रामधुन का सहारा लिया जा रहा है तो कभी कोई और तरीका आजमाकर जनता के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो तमाम बड़े सवाल है, उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे और जानेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है और इसी के बाद सरकार क्या चाहती है, विपक्ष क्या चाहता है, क्योंकि आने वाला वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि मुख्य रूप से यही दो पार्टी जिसमें चुनावी बिगुल फूकने के बाद जो बयानबाजियां हैं वो बढ़ती हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता है, पलटवार होते हैं और कहीं ना कहीं जमकर निशानेबाजी होती है, खामियां निकाली जाती हैं, कभी सरकार की तो कभी विपक्ष की। ऐसे में तमाम बड़े सवाल, उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा जिनसे जानेंगे कि आखिर सरकार क्या चाहती है, सरकार के अलावा विपक्ष क्या चाहती है। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं, डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सिद्धार्थ सिंह जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और वही दूसरी ओर बृजगोपाल लोया जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत बृजगोपाल जी से ही करते हैं। बृजगोपाल जी, समाज से सरकार रिपीट होगी या काम से, या दोनों ही अनिवार्य है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का, संवाद का और एक दूसरे को समझने का, ये हमारे यहाँ एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो कैडर बेस्ड राजनीतिक दल है। कैडर का मतलब क्या होता है? जब नीचे से ऊपर की ओर अपना संवाद जाए और ऊपर के से नीचे की ओर जाए। जैसा कि आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम सरकार की, केंद्र सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को किस तरह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में हम किस तरह अंतिम कार्यकर्ता
तक को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इन दोनों पर चर्चाएं लगातार जारी रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी में ये निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। एक और बात मैं आपसे कहूँ, वो महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव की जब बात करते हैं आप, तो चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, निश्चित लोकतंत्र का महापर्व है, परंतु चुनाव अकेला जीतना महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी होती है कि हम जो कहकर सरकार में आते हैं, हमारी सरकार वो पूरा भी करे और सरकार जो योजना बनाए उसका लाभ व्यक्तियों तक पहुंचे। पार्टी की ये जो जिम्मेदारी है, इससे हम मुक्त नहीं होना चाहते और उसके लिए निरंतर प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती रहती है। तो जिन जिम्मेदारियों की आप बात कर रहे हैं, क्या वो जिम्मेदारी आप सही तरीके से निभा रहे हैं ब्रज गोपाल जी? 100% निभा रहे हैं। यदि नहीं निभा रहे होते तो हम कैसे, बार बार प्रमाणित हो रहा है। पिछले वर्ष 2020 में जो चुनाव हुए उसमें यह प्रमाणित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। फिर 2021 में जो चुनाव हुए उन्होंने भी ये सिद्ध किया कि हमारे प्रति विश्वास बढ़ा है। वो विश्वास क्यों बढ़ा है? क्योंकि संगठन और सत्ता हम दोनों मिलकर काम करते हैं और सरकारें जो निर्णय करती हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम संगठन करता है और यही हमारी ताकत है और उस ताकत को हम निरंतर बढ़ाने का काम करते हैं। और चुनाव हमारे लिए लोकतंत्र का पर्व जैसा है कि उसके लिए हम सदा तैयार हैं, कभी भी। ठीक है सिद्धार्थ जी, संवाद या काम या फिर दोनों अनिवार्य है? देखिए, संवाद करना तो बहुत अनिवार्य है। आपने देखा है ऊपर ऊपर से नीचे सारे लोग बैठते, जैसा कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता हर संगठन में हम बस हर प्रकार की उनकी जो कार्यशैलियां हैं वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि हमें चुनाव जीतना इतना अनिवार्य नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली और बहुत अच्छा है कि इन्होंने अपने मुंह से बोली। अब इनके लिए चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बिना चुनाव जीते भी सरकार बना लेते हैं। आपने देखा ही है किस प्रकार से 18-19 में कैसे सरकार बनाई थी। ब्रज गोपाल जी, आप तो कह रहे हैं कि आपके लिए चुनाव जितना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपने सुना किस तरीके से सिद्धार्थ जी कह तो रहे हैं कि आप चुनाव जीतते या फिर हारे, लेकिन जो पार्टी जीतती है उसके बाद आप अपनी सरकार बनाने में सफल होते हैं। सिद्धार्थ जी ने कभी उसकी समीक्षा नहीं की। 2018 में भी जनता ने हमें ही चुना था तो कांग्रेस से ज्यादा वोट हमें मिले थे। ये अलग बात है कि आपके पास सीटें ज्यादा थी इसलिए आपने सरकार बनाई तकनीकी रूप से, परंतु जब आपके पास संख्या पूरी होगी। दूसरी बात, यदि संवाद करते तो कमलनाथ जी की सरकार नहीं गिरती। कमलनाथ जी ने संवाद नहीं किया, एक निरंतर प्रक्रिया, चलो चलो चलो। मंत्रियों को समय नहीं मिल रहा था संवाद करने जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। और हम वही कहना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और सत्ता, वो कार्यकर्ता और संगठन के मुखिया के बीच निरंतर संवाद होता है। माननीय शिवप्रकाश जी आए हैं, तो जो तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं ये हमेशा लगते आए कांग्रेस पर, ये हमेशा से लगते आए कांग्रेस पर। और सिद्धार्थ जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें और थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से दें कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों आला कमान तमाम नेताओं को, तमाम बड़े चेहरों को समय नहीं दे पाते हैं? सर पुनः एक बार बताइए। सवाल मेरा यह है कि तमाम बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते रहे हैं कि जब समय की मांग की जाती है अपने ही नेताओं द्वारा तो उन्हें सही समय नहीं मिल पाता है कि वो अपनी बात सही तरीके से रख सकें। देखिए, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं कि माननीय कमलनाथ जी सुनते नहीं है। देखिए, एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, मैं मानता हूं कि माननीय कमलनाथ जी प्रेशर पॉलिटिक्स में काम नहीं करते और वो एक बहुत बखूबी तरीके से सरकार को चला रहे थे। आप देखिए किस प्रकार से शुद्ध का युद्ध माफियाओं के खिलाफ कर रहे थे। आप देखिए जो फिल्म फेयर अवार्ड होने वाला था वो इंदौर में लेकर आए थे। कई युवा बेरोजगारों को कई इवेंट जो करते हैं उन लोगों को कार्य दिलवा रहे थे। पर माननीय कमलनाथ जी किसी भी, अब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, आपने देखा है उनके 4-4, 5-5 मंत्री उनको ब्लैकमेल कर रहे थे और सीधे सीधे उनके जो निजी सचिव थे, आपने देखा है प्रशांत मेहता जी, वो तो वल्लभ भवन में कुर्सी डाल के बैठ गए थे, अपनी फाइलें साइन करा रहे थे। तो ये कतई भी माननीय कमलनाथ जी ने साफ बोल दिया था कि मैं ब्लैकमेल लूंगा, आपको कल आप सरकार गिराते हो तो आज गिरा दो, मैं पर गलत काम नहीं करूंगा और ब्लैकमेलिंग में सहन नहीं करूंगा। यही कारण था कि उन्होंने इस चीज को तवज्जो नहीं दी। और आप लेकिन सिद्धार्थ जी बताइए, ठीक है, आप एक 5, 10, 12, 15 लोगों की बात करते हैं। यही इमरती देवी थी, उनने बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो पाया वो हमारे
सरकार में हो गया। ये बात तुलसी सिलावट जी ने बोली है। अरे मैं आपको प्रमाण आपको दे दूंगा। तब तो उस समय तो मंच से तारीफ करते थे, पर 35-35 करोड़ देख के ये लोग बिक गए। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या की है। ये क्या बात करेंगे? इनका कभी भी, इनका इतिहास आप देखिए, शुरू से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही, क्योंकि अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं ये लोग। तो ये हमें क्या सिखाएंगे, या ये राजनीति की बात क्या करेंगे? अरे आप देखिए किन किन कर्नाटक में लोगों ने सरकार हमारी गिराई, पैसे से खरीद के गोवा में करिए आप असम मेघालय देखिए, कितनी जगह आपको बताएं, कितने उदाहरण हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में, अगर भारतीय जनता पार्टी शुद्ध कांग्रेसियों को पार्टी से निकालना शुरू कर दे तो ये शून्य पे आ जाएंगे। 165 सांसद आज भी इनके कांग्रेस से गए हुए हैं, 165 के करीब सांसद लगभग। तो मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इनसे बोले शुद्धि करें। अगर कांग्रेस देखिए सिद्धार्थ जी, ठीक है, देखिए आपने आरोप लगाया, उसका जवाब भी लेंगे, आपने सवाल किया, उसका जवाब भी लेंगे। लेकिन मेरा सर एक सवाल है, अभी बाई इलेक्शन हुए थे, आपने भी देखा, आखिर वहां पर क्या कमियां थी सर? आखिर मुद्दे भी आपने सही उठाए थे, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए थे, महंगाई के मुद्दे उठाए थे, बिजली को लेकर मुद्दे उठाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सर एक सीट, आखिर ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी लड़ाई पूरे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। आप अगर उसका डाटा उठा के देखेंगे, आप जोबट देखेंगे, जोबट में जो प्रत्याशी थी वो कांग्रेस की थी, और उसको जो वोट मिले कांग्रेस के वोट डिवाइड हुए हैं। अगर वो कांग्रेस के वोट डिवाइड नहीं होते तो हमारा प्रत्याशी 40 से 45 हजार से जीतते। और आप देखिए पृथ्वीपुर में युवा नेतृत्व था। सर वोट डिवाइड क्यों हुए? मैं आपको बता दूं वोट क्यों डिवाइड हुए। वहां पे पूरा प्रशासन लगा, इन लोगों ने भ्रमित किया, इन लोगों ने वहां पे क्या क्या प्रचारित नहीं किया। बीडी शर्मा जी, अब 17 रैलियां तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो घबरा गए थे वहां पे। एक जरा से युवा से, एक युवा के घबराने से उनको वहां पे कैंप लगा के रहना पड़ा। ठीक है, यानी कि बीजेपी भ्रमित करती है, यानी कि बीजेपी पैसा देकर विधायकों को खरीदती है, अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, ब्रिजगोपाल जी जवाब दीजिए। और हम ठीक है सर, अब जवाब सुन लीजिए, जी ब्रिजगोपाल जी सुन लीजिए। देखिए, आप इस बात समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी से के नेतृत्व से अपने विधायक, अपने नेता संभल नहीं रहे। आप दूसरों पर आरोप लगाइए। आज कांग्रेस में शामिल हो गए। आप हरियाणा के नेता, आप पश्चिम बंगाल में आपके सारे नेता कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। कांग्रेस के नेतृत्व से कांग्रेस नहीं संभल रही है, इसका दोष वो दूसरों को क्यों देना चाहते हैं? क्यों ये बात बार बार करते हैं? इस बात मुझे समझ नहीं थी। ये बार बार विधायकों के बारे में ये लोकतंत्र श्रीमान, इसमें लोग परिवारों के प्रति नहीं, देश जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा वो इसलिए कमलनाथ जी का दम इस स्तर पर जा चुका था कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के बड़े नेता सिंधिया जी को ये कहा कि सड़क पे आना हो तो आ जाएं। तो सिंधिया जी तो नहीं, परंतु सरकार सड़क पर आ गई। ये दम्भ की राजनीति करने वाले लोग हैं। जब ये सत्ता में होते हैं तो कार्यकर्ता साइड लाइन हो जाता है, कार्यकर्ता सही नेपथ्य में चला जाता है, मिलता नहीं है। एक बात और बताऊं, आप बार बार कह रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि जोबट जीत गए। सुलोचना रावत भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर चुनाव जीती हैं। और ये जो आप बार बार कहते हैं आपका ताकत, तो इससे अंदाज लगा लीजिए कि खंडवा चुनाव लड़ने के लिए अरुण यादव जी ने मना कर दिया। ये इस तरह की आपके यहाँ स्थितियां हैं। आप अपनी स्थितियों को सुधारने के बजाय, एक और बात मैं कहूंगा कि ये अभी कह रहे थे कमलनाथ जी सुनते थे, उनके विषय में गलत प्रचार। हाँ, मैं भी मानता हूं सुनते थे। हाँ, वो दिग्विजय सिंह जी की सुनते थे, ये सच है। और दिग्विजय सिंह जी के अलावा वो मध्य प्रदेश में किसी की नहीं सुनते थे, ये भी सच है। और ये जो सच है उस सच को कांग्रेस स्वीकार करे, और जो आपके पतन के कारण हैं उन पर आत्ममंथन करें, बजाय आप हमारे विषय में सोचने के। हम तो हर चीज का मंथन करते हैं, आज सरकार में हैं, इसके बावजूद भी प्रतिदिन बैठ के करके ये तय करते हैं कि सरकार की दिशा सही है और संगठन मजबूत है। इन दोनों के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस जब सरकार में होती है तो भ्रष्टाचार और लूट का काम करती है, और जैसे विपक्ष में आती है तो चिल्ला चोट, अनुशासनहीनता, सड़कों को बंद करना, सड़कों को जाम करना, ये कांग्रेस की जो परंपरा है, इनसे ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है। आपके समय में हुआ यही टेंडरिंग, आपके समय में रेत घोटाला, आपके समय में माफियाओं का जमीनों पे कब्जा, आपके समय में
आदिवासी दलित बच्चियों को मारा जाता है बलात्कार आपके समय में, आप हमको बताएंगे? 1.5 वर्ष की हमारी सरकार ने आपकी औकात बता दी थी। भारतीय जनता पार्टी की अपराध है मध्य प्रदेश। सुनिए सरकार आपकी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश नंबर 1 है बलात्कार में। माफिया 7,825 बच्चियां गायब हो गई हैं, मानव तस्करी हुई है बच्चियों के संग। उस पर आप जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं कि आप है ना उसमें आपकी पार्टी करती है। अरे आप जनता के जवाब जिनके पास और घूम रहे हैं नहीं, उसका सर्वे भी करा लीजिए। जिनकी खाना खाने की नहीं थी, होटल के मालिक है इस भोपाल के अंदर ही कम से कम हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। थोड़ा सर्वे करा लीजिए, इस पे भी थोड़ा सा कर लीजिए बैठ के। भ्रष्टाचार में आप जवाब आपको मामले कि आपने भ्रष्टाचार आदिवासी के नाम पे बनाया था या नहीं? नहीं, ठीक है सिद्धार्थ जी देखिए, आपने एक लंबी फहरिस्त गिना दी, लेकिन एक लंबी फहरिस्त मेरे पास भी है कि कांग्रेस के शासनकाल में कितने घोटाले हुए हैं, कितने करप्शन के मामले सामने आए हैं। लेकिन मुद्दा उधर नहीं है। मुद्दा सिर्फ यह है कि आखिर पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे। अगर चुनाव जीतेंगे तो जीतेंगे कैसे? जब जनता में विश्वास होगा, जब आप जनता से संवाद करेंगे, जब इलेक्शन आते हैं तो नेता एक्टिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं खामियां तो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल ही रही है, तो आखिर इसे आप मजबूत कैसे करेंगे? देखिए, कहीं से कहीं तक कांग्रेस पार्टी में कोई खामी नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी और भी वरिष्ठ जितने भी हैं, हमारे अजय सिंह जी, राहुल भैया और अरुण यादव जी, सब लोग मिलके एकजुट होके, सज्जन वर्मा जी और शोभा ओझा जी, सब लोग मिलके संगठन को किस तरह से, आप देखिए हम पूरा जन जागरण जो आंदोलन हमारा चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में जनता को जागरूक करने के लिए, आप आने वाले समय में देखिए यही भारतीय जनता पार्टी और घुटने नहीं टेकते जनता के सामने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप 23 के चुनाव में देखिए ये भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप हो जाएगी। 15 साल तक इनको कोई नहीं गिनेगा। इनके घोटाले और इनके जो कार्यशैली है जनता के प्रति, आप वो देखिए बिल्कुल अंग्रेजों की तरह है। किस तरह से आप है ना आंदोलनों का दमन कर रहे हैं, आप लाठीचार्ज करा रहे हैं युवाओं पे, बेरोजगार युवाओं पे। आदिवासी बच्चे जो झाबुआ से आए थे, आपने देखा अलीराजपुर झाबुआ से आए थे, उनको किस प्रकार से विधानसभा के सामने मारा जाता है। ये तो इनकी कार्यशैली है। और बात करते विकास की, अरे ये तो विनाश कर रहे हैं। और शिवराज तो अब शबराज हो गए। आप देखिए कोरोना काल में क्या किस कदर, मेरे एक वैक्सीनेशन हुआ है मेरा, और मेरे पे तो मेरा सेकंड वैक्सीनेशन का मेरे पे मैसेज आ गया, मैं उसका प्रूफ दूंगा। और आप बताते 1 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए हैं, आप महापर्व बना रहे हैं, कभी आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आपको सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना आता है भारतीय जनता पार्टी को। जनता के जो टैक्स है, जनता के पैसे पे 500 करोड़ का अभी तक इवेंट कर चुके हैं ये, उसके मेरे पास कागज निकले हुए रखे हैं। ठीक है। इवेंट कौन कर रहा है कौन नहीं, देखिए सब जानते हैं, जनता भी जानती है कहां कार्यक्रम हो रहा है। चुनाव नजदीक है तो इवेंट होना भी जायज है, लेकिन आम जनता की समस्याओं का समाधान होना भी बेहद जरूरी है। और जिनसे जिम्मेदारियों की बात कही बृजगोपाल जी ने, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप एक सरकार काम कर रही है तो काम का असर आने वाले वक्त में चुनाव में भी वहां पे भी देखने को मिलेगा। जनता उसी पार्टी को चुनेगी जो जनता के लिए काम कर रहा है। लेकिन बृजगोपाल जी, ये जो खरीद फरोख्त, ये जो करप्शन, ये जो लगातार कोरोना महामारी में जो हालात थे, आखिर इन तमाम चीजों के आरोप तो आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारियों को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहूं कि नहीं कर रहे तो हुआ क्या? आप याद करिए 23 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन घोषित हो चुका था, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में कोविड टेस्ट होने का एक भी टेस्ट होने की क्षमता मध्य प्रदेश के पास नहीं थी। वो 60,000 टेस्ट प्रतिदिन होने की क्षमता विकसित किसने करी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। इन्होंने किया कुछ नहीं, केवल बातें करना और मुंह चलाना। मैं अभी ये कह रहे थे, मुझे हंसी आती है कि ये जनता के सामने घुटने टेक देंगे। अरे जनता के सामने हम प्रतिदिन नतमस्तक हैं, हम अहंकारी लोग नहीं हैं। हम जनता के सामने नतमस्तक हैं, हम जनता के सामने घुटने टेकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के सामने घुटने टेकते हैं। और वही हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो घुटने आप दरबारों में टेकते हैं, उसके बजाय जनता के सामने टेकने लगे, आपका कल्याण होगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ सिद्धार्थी जी रुके, और आपको लगता है ये बड़े जिम्मेदार आदमी है, जाकर पहले वैक्सीन का दूसरा डोज लीजिए। आप वैक्सीन का दूसरा डोज लीजिए, लगवाइए। तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर कर रहा हूँ कि मेरे को दूसरा मेरे पे मैसेज आ गया है। ये आप लोगों की है ना जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो
जो वैक्सीन को मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों में लगवाइए जरूर जाकर। ये एक बहुत बड़ा घोटाला देश में जा रहे हैं और जो चीज फ्री जा, अरे आपको मैं फिर कह रहा हूँ, हम फ्री दे रहे हैं। अब आपको इसने आपने किसी ने बेच दिया हो तो हम कह नहीं सकते हैं, परंतु हम आपसे फिर कह रहे हैं कि वो जरूर लगवाइए, वो आपकी जिम्मे होती है। तो हमें कोरोना से बचाना है, जरूर। पैसों का है। नरेंद्र मोदी धन्यवाद दीजिए, को चलिए धन्यवाद ठीक है, दीजिए कि उन्होंने फ्री ठीक है वैक्सीन सिद्धार्थ जी, ब्रजगोपाल जी, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और सिद्धार्थ जी, वैक्सीन जरूर लगवा लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम इस वायरस से बचे और आपका परिवार और ये देश जो है वो सुरक्षित रहे। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन संवाद और कार्यक्रम के साथ साथ काम भी बेहद जरूरी है और जनता के हितों में काम करना भी बेहद जरूरी है। एक ब्रेक।